पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव के विशेष कार्यक्रम महाभारत 2024 में आज हम बात करेंगे 7वें चरण में जो 1 तारीख को मतदान होना है। अब तो लगभग अंतिम चरण ही वही बाकी है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, उसके बाद 4 तारीख को गिनती होगी। अब 7वें चरण के 8 सीटों का वोटिंग से कहें जो एक तरह से मतदान से पहले रिजल्ट आउट हो चुका है। जो हम लोग की सर्वे है, जो हम लोग के जो रिपोर्टर्स ने वहाँ से फीडबैक भेजा है, जो रिपोर्टर्स की टीम वहाँ जाके काम की है, रिपोर्टिंग की है, लोगों का हालचाल जाना है, लोगों से उनकी राय जानी है, इस सब से लगता है जो एक तरह से कहें रिजल्ट आउट हो गया है। हम बाबा से समझेंगे एक एक सीट का एक 2-2 मिनट पर का विश्लेषण, जो बाबा कहाँ से किस तरीके से क्यों अभी तक की स्थिति में बढ़त बनाए हुए। बाबा नालंदा से शुरू करते हैं जी। नालंदा तो एक तरह से कहें जो जेडीयू का गढ़ है, और नालंदा से प्रत्याशी नहीं, वहाँ प्रधानमंत्री मोदी नहीं, वहाँ नीतीश कुमार लड़ते हैं। हम लोग इस पर एक खबर भी किए थे, तो बिहार की आप ही बोले थे जो प्रधानमंत्री मोदी नीतीश से बिहार में लेते हैं पैंचा पावर जी। देखिए, ये 7वें चरण का चुनाव है ना, वो प्रधानमंत्री का चुनाव है। प्रधानमंत्री का चयन करेगा 7वें चरण के चुनाव में, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इसी चरण में चुनाव है वाराणसी। हाँ, बनारस। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं बिहार जो है बार बार आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री। नालंदा की बात करें, नालंदा वही सीट है जिसके बारे में कहा जा रहा था जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तो ये कहा जा रहा था कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कई सीटों पर फूलपुर और अन्य सीटों पर भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन नालंदा की सीट को सबसे सेफेस्ट सीट बताया जा रहा था। नालंदा का जो इतिहास रहा है कि यहाँ पर नीतीश कुमार जब जब चाहें हैं, जैसे जैसे चाहें उसे डोमिनेट कर रहे हैं। और आपने अभी थोड़ी देर पहले ही खबर निकाल करके दिया है कि 2 दिनों का प्रवास भी वहाँ करेंगे वो, कल और परसों। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बार जरूर इस बात को समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के दिल के कितना करीब है नालंदा। नालंदा से वो अपने भी जीते हैं, 2004 में जीते थे, और उसके बाद से वो मंत्री भी बने थे। लेकिन उन्होंने 2005 में फिर इस्तीफा भी दे दिया था। ये भी आपको याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। यहाँ से 3 बार जॉर्ज फर्नांडिस जीत चुके हैं। यहाँ 7 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 5 जेडीयू के पास है और 1 बीजेपी के पास है, 1 आरजेडी के पास है। यानी आरजेडी यहाँ सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। ये नालंदा वही सीट है जहाँ नीतीश कुमार पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के विधानसभा हैं वो भी सब जगह से ज़्यादा हैं। यहाँ 7 विधानसभा, अब बाकी जगहों पे 6 हैं जी। तो यहाँ 7 विधानसभा, यहाँ 22 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं, करीब 22,50,000 के आसपास लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, यहाँ के वोटर हैं। तो ऐसी स्थिति में सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ये जो 8 सीटों का तिलिस्म है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है वो नालंदा मानी जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा वहाँ फंसी हुई है। लेकिन एक चीज़ है बाबा, जो नालंदा में तो कौशलेंद्र जो अभी वर्तमान सांसद हैं, और वहाँ से सीपीआई को टिकट मिला है, संदीप सौरभ जी। लेकिन नालंदा का जो इतिहास देखे हैं, लगभग 3 बार 80 में, 84 में और 91 में भाकपा वहाँ से अपना सांसद दी। लेकिन 84 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 84 में इंदिरा गांधी के हत्याकांड के बाद एक कांग्रेस की लहर चली थी जो पूरे देश में 400 से अधिक सीट लेके आई थी। वहाँ भी लेकिन उस लहर में भी नालंदा को भाकपा सांसद मिला। इसका मतलब इस बार भी कम्युनिस्ट से ही खड़े हैं। यही कारण है कि वहाँ से कम्युनिस्ट को दिया गया है जो गढ़ रही है। जैसे आप जहानाबाद की बात कर लेते हैं, जैसे बेगूसराय की बात करते हैं, उसी तरह से इस बार एक नए प्रयोग के साथ, जो पुराना इतिहास था उसमें नए प्रयोग के साथ राष्ट्रीय जनता दल, या कहा जाए तो महागठबंधन उतरने की कोशिश कर रही है। उसी प्रयोग का एक हिस्सा ये भी है। अब दूसरी सीट बात करते हैं बाबा, पटना साहिब। पटना साहिब भी कांग्रेस के लिए ये एक प्रयोग का रहा साहिब जी। बीजेपी तो लगातार अपना कैंडिडेट वही रखी है पिछले, ये शायद तीसरी बार। पटना साहिब पर बहुत कुछ बोलने के लिए है नहीं। यहाँ कैंडिडेट का जिस तरह से विरोध हो रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि 543 सीटों में कहीं इतना विरोध हो रहा हो और उसके बाद भी वो कैंडिडेट जीतने का दावा कर रहा हो। सीधी सी बात है कि यहाँ नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव होता है, और ख़ास करके यहाँ के जो 7 लाख से ज़्यादा जो कायस्थ वोटर हैं वो फैसला करते हैं, और कायस्थ ही यहाँ चुनाव लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कई चुनाव से, करीब 5-6 चुनाव तो ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीतती आ रही है।
दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के पाले से जो भी आता है वो जीतता है। यहाँ एक से एक दिग्गज, और खास करके कहा जाए तो ये स्टार कास्ट का रहा है, यहाँ से स्टार ही चुनाव लड़ते रहे हैं। चाहे आप शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर लें, शेखर सुमन की बात कर लें, और भोजपुरी फिल्म के कुणाल, इन सारे लोगों का यहाँ प्रयोग स्थली रही है। और एक बात तो यहाँ पक्का रहा है कि कांग्रेस को ही आगे आता है, जबकि आपको याद होगा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर राष्ट्रीय जनता दल ये सीट अपने खाते में रखे और यहाँ से किसी यादव उम्मीदवार को उतारे तो टक्कर खड़ा होगा। लेकिन इस बार भी एकदम सेफेस्ट सीट जो है वो मिला है रविशंकर प्रसाद को, इसमें कोई दो राय नहीं। सेफेस्ट कैसे कर रहे हैं? कल तो राहुल गांधी का प्रोग्राम दोनों क्षेत्र में है, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा दोनों में। कल राहुल गांधी आ रहे हैं और लगातार बड़े बड़े नेता पटना आए हैं मीरा कुमार के कहने पे, क्योंकि मीरा कुमार के पुत्र वहाँ लड़ रहे हैं। मतलब पवन खेरा आए, जयराम रमेश आए, दिग्विजय सिंह आए, मतलब ऐसे कई नेता अचानक देखिएगा जो 5वें चरण के बाद इन लोगों की यहाँ पे फुट स्टेप ज़्यादा होने लगा। आप ही ने कहा था कि ये नेता आ तो रहे हैं लेकिन सदाकत आश्रम से बाहर नहीं निकल रहा है। खैर राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी कितना असर डालेंगे आप समझ सकते हैं। यहाँ से सीधी सी बात है कि मैंने शुरू में बताया ना कि 543 सीटों में जो सबसे ज़्यादा विवादित सीट है वो है पटना साहिब, क्योंकि यहाँ के सांसद जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ उनका विरोध हो रहा है, हर गली हर मोहल्ले में उनका विरोध हो रहा है, उसके बावजूद भी वो जीत रहे हैं चुनाव। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना कि इसलिए सेफेस्ट सीट इसको बता रहे हैं। हालांकि बात की जाए तो ये मेहनत कम नहीं कर रहे हैं, अंशुल मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग इनके साथ खड़े भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो घटता नजर आ रहा है। अब अगली सीट है बाबा, ये भी हॉट सीट है, पाटलिपुत्रा। लालू का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। लालू की बड़ी बेटी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तीसरी बार लड़ रही है, और बीजेपी ने तीसरी बार दांव लगाया है रामकृपाल पर। और हमको लगता है जो कहीं पाटलिपुत्रा के बॉर्डर पे छपरा का सीमा शुरू हो जाता है, और छपरा कांड अभी हाल में हुआ है, उसको लेकर के भी लगता है कुछ ये इस सीट पर कहें जो उतार चढ़ाव की संभावना है। और 3 बार से लगातार मीसा भारती यहाँ लड़ रही है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है। अभी पंचनामा में नमन जी बोल रहे थे 2 बार मीसा हारी, तब भी उसको तीसरी बार टिकट दिया गया। हेना साहब 2 बार हारी, तीसरी बार उसको नहीं दिया गया। तो भेदभाव क्यों? लेकिन यहाँ चलिए, यहाँ तो पुत्री का बात है। देखिए पाटलिपुत्रा की बात जहाँ तक है, पाटलिपुत्रा में एक क्षण ऐसा नज़र आया था। मुझे याद है नमन जी से मेरी बातचीत हो रही थी आज से करीब 20 दिन पहले, नॉमिनेशन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई थी, तब बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ टक्कर बहुत ज़बरदस्त होगा, और ये मैसेज जो है कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को भी भारतीय जनता पार्टी के चला गया था। छटपटाहट बढ़ गई थी यहाँ पाटलिपुत्रा के जो उम्मीदवार हैं उनकी, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेताओं की भी। लेकिन एक बात आप समझिएगा कि यहाँ जो एक नया समीकरण पैदा हुआ था, और समीकरण जैसे हमने नालंदा में बताया कि वहाँ विधानसभा की 7 सीटें हैं, और 7 सीट में से 1 सीट छोड़ के बाकी 6 सीट जो है एनडीए गठबंधन के पास है। लेकिन यहाँ जस्ट रिवर्स है, यहाँ दानापुर, मनेर, मसौढ़ी आरजेडी के पास है, तो वहीं फुलवारी और पाली सीपीआईएमएल के पास है। मसौढ़ी भी? जी, मसौढ़ी भी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ टक्कर तो कड़ा है, लेकिन अब तक जो 2 चुनाव हमने देखा है 14 और 19 का, उसमें 40,000 के आसपास का हार का आंकड़ा रहा है। अगर बात करें तो यहाँ यादव भर से सवर्ण होता है, हालांकि भूमिहारों की संख्या यहाँ इस लोकसभा में बाबा की देख लीजिए, फुलवारी में मुस्लिम और कुर्मी है जी, विक्रम में भूमिहार बहुल क्षेत्र है जी, मसौढ़ी में कुर्मी है, यादव है जी, पालीगंज में यादव भी है, भूमिहार भी है, मनेर के विधायक तो भाई वीरेंद्र हैं, तो इसका मतलब वहाँ भी यादव डोमिनेटेड है। दानापुर में यादव और कुशवाहा और वैश्य बनिया जो भी कह लें सब मिला जुला के लगभग, उसमें कुछ फॉरवर्ड भी है। पहला 2020 का चुनाव है जिसमें लंबे समय के बाद ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी से छूटा है, आशा देवी हारी हैं। लेकिन यहाँ भी लगातार आप भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो पाटलिपुत्रा और पटना साहिब की सीटें हैं, इन दोनों में डोमिनेट करती थी। लेकिन अचानक से जो पाटलिपुत्रा 2008 में अलग हुआ, उसके बाद से लालू प्रसाद लगातार यहाँ से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका पूरा नहीं हुआ है ये शौक। 2009 की बात करें तो आपको याद होगा 2009 में खुद हारे थे वो लालू, उसी रंजन यादव से हारे थे, जिस रंजन यादव को उन्होंने मीसा भारती को जिताने के लिए फिर से लाया है। हालांकि कमर कसने की बात करें और बात करें पाटलिपुत्रा की तो तैयारी ज़बरदस्त है, लेकिन नमन जी एक बात और कह रहे थे कि अपने ही बिगाड़ देते हैं काम। कहीं ना कहीं जो परिस्थितियाँ पैदा हुई सारण में, जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे,
उसका भी असर देखने को मिलेगा। और खास करके भूमिहार जो हैं, जो यहाँ एक डिसाइडिंग फैक्टर है, बाकी के सवर्ण तो है ही, लेकिन भूमिहार यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर में है। वो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में भूमिहारों के एक नेता जो IPS है, माफ़ कीजिए IAS है, जो तमिलनाडु के DGP भी रहे हैं, करुणा सागर IPS है। उन्होंने यहाँ से छोड़ा भी, उन्होंने RJD छोड़ करके जब गए वो, तो उस समय लग रहा था कि मतलब वहाँ वो भी आए थे इसी कारण से कि उनको। अच्छा, रंजन यादव का फिर वापसी RJD को फायदा पहुंचाएगा कि नहीं? रंजन यादव में वो अब मादा कहाँ रह गया? रंजन यादव के नाम से इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं, मतलब उस लालटेन का तेल खत्म हो कुछ नहीं, बिल्कुल अब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक जरूर हो सकता है कि रंजन यादव हराए थे, उनको भी हम साथ ले आए, यानी सब लोगों ने स्वीकार कर लिया अब इस बार आगे की बात। लेकिन जो अभी लग रहा है बॉडी लैंग्वेज, उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि रामकृपाल यादव हारेंगे। हमारी टीम जो लौट के आ रही थी बक्सर वगैरह का एक मुआयना करके, तो बीच में उनसे मुलाकात हुई थी रामकृपाल यादव से, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। हालांकि मीसा भारती के पीछे आगे पीछे आप देखिए बहुत कम लोग नज़र आते हैं। बीच बीच में आप देखिएगा तेज प्रताप यादव जाना आना शुरू भी किए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कभी सड़क दिखा रहे हैं, कभी कुछ। राबड़ी भी की है रोड शो कल। जी, रोड शो राबड़ी देवी ने किया है, लेकिन ट्रेंड वही है 2014 और 2019 जैसा ही, बहुत कुछ नहीं है। हाँ, इस बार के चुनाव में ये कहना, जैसा कि नमन जी बताते भी हैं कि ये कह देना दावा ठोक के कि हाँ यहाँ से फलाने जीत रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनता इस बार साइलेंट है। अब आते हैं आरा सीट, ये कह लें जो ये तीसरी बार RK सिंह वहाँ से भाग अजमा रहे हैं जी। ये एक तरह से कहें जो एकदम ब्यूरोक्रेटिक सीट हो गया है। अब ये रिटायर्ड IAS पटना के DM रहने वाले, केंद्रीय गृह सचिव रहने वाले RK सिंह पर BJP दांव लगा रही है तीसरी बार, और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने वाले हैं। हाँ, ये भी तो एक इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो वैसी स्थिति में जो कहें आरा, और इधर से आरा में इनका भी हैट्रिक होने वाला है, और उधर से सुदामा प्रसाद हैं CPI-ML के। तो आरा आपको लाल धरती भी रही है, लाल धरती भी रही है। राजू यादव पिछला चुनाव लड़े थे इनके विरुद्ध, इसके बाद श्री भगवान कुशवाहा लड़े थे, RJD से ही दोनों लड़े थे, RJD से श्री भगवान कुशवाहा लड़े थे, बाद में अभी जदयू में हैं। तो राजू यादव CPI-ML से है, एकमात्र ऐसी सीट थी 2019 में जो 20 सीटों में से एक सीट जो छोड़ा था राष्ट्रीय जनता दल ने, वो यही सीट थी, आरा की सीट थी, राजू यादव को सपोर्ट किया था। 52 से लेकर 71 तक 5 बार ये सीट कांग्रेस के पास में रही जी। और एक तरह से कहें जो इस बार भी पिछली बार जो राजू यादव बहुत ही कम मत से हारे थे शायद। जी, यहाँ भी स्थिति जो है ना, राष्ट्रीय जनता दल का सिक्का बुलंद है। देखिए संदेश, शाहपुर, जगदीशपुर, ये सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है, तो वहीं आरा, बड़हरा और पर BJP का कब्जा है। आगे अगर इस सीट की बात करें तो RK सिंह आपने देखा होगा चिंतित भी बीच में थे कुशवाहा को लेकर के, चूँकि कुशवाहा वोटर भी यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। जगदीशपुर वगैरह का जो क्षेत्र है, उसके बाद ये संदेश का क्षेत्र है, ये राजपूत डोमिनेट करता है यहाँ पे। राजपूत 3 लाख हैं जी, ब्राह्मण लगभग 1.25 लाख हैं, अति पिछड़ा 5 लाख हैं, चंद्रवंशी 50,000 हैं, पासवान 50,000 हैं, यादव 3.5 लाख हैं। तो इसलिए ये सीट भी, क्योंकि ये कम्युनिस्ट का बेल्ट रहा है, जैसे जहानाबाद, नालंदा, माले का तो गढ़ ही कहा, माले का गढ़ ही है, वो माले का गढ़ ही कहा जाता था। बात करते हैं बाबा बक्सर को लेकर के, बहुत लोग चिंतित हैं। बक्सर में पूरे BJP की टीम को उतार दिया गया है। बक्सर और काराकाट, ये 2 ऐसा सीट है जो BJP के लिए या NDA के लिए एक तरह कहें जो प्रेस्टीज इशू है। बक्सर में अश्विनी चौबे को का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को दिया गया और इधर से जगदानंद सिंह के बेटे को दिया गया। देखिए 2 परीक्षा है इन दोनों जगह में, बक्सर में ब्राह्मणों की परीक्षा है, तो काराकाट में कुशवाहा की परीक्षा है। ये दोनों परीक्षा में कितना पास होते हैं, क्योंकि हर तरह से चीटिंग से लेकर के दुनिया जहान सारा चीज़ दिया गया, यहाँ तक कि इन्हीं सीटों पे आकर के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि बाकी के लोग गिरफ्तार होंगे, हेलीकॉप्टर का पंखी रुकते ही गिरफ्तार होंगे, लड्डू का व्यवस्था भी करने की बात की है। ये सारा सब कुछ इन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है, और इसका सीधा सा मतलब है कि बक्सर और आरा कहीं ना कहीं हॉट सीट इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पर जितने भी जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, अभी आपने देखा कि एक दिन पहले ही वहाँ से नीतीश कुमार घूम करके आए हैं, उन्होंने भी वोट का अपील किया है और बहुत सारी बातें और राष्ट्रीय जनता दल के बारे में बोले भी हैं। इस सीट पर भी नीतीश कुमार डोमिनेट करते हैं, और नीतीश कुमार कुशवाहा की ही जीत हो रही है। 2009 के 8 के परिसीमन के बाद जो 9 से चुनाव हो रहा है, लगातार हो रही है। पिछली बार यहाँ से हारे थे, लेकिन 2014 में जीते थे उपेंद्र कुशवाहा, और 2014 में और 19 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, हार जीत का अंतर जो है। काराकाट की बात कर रहा हूँ।
चूंकि एक साथ दोनों को मिक्स कर दिया गया था, इसलिए हम बता रहा हूँ। और जहाँ तक बक्सर की बात है तो बक्सर में भी 2 बार जीत करके, बक्सर में मिथिलेश तिवारी के पक्ष में एक ही चीज़ आ रहा है, जो कहें जो 11 बार यहाँ ब्राह्मण एमपी हुए हैं जी, 4 बार राजपूत एमपी, हाँ, और यहाँ एक बार कह लीजिए इसमें 6 बार बीजेपी, 5 बार कांग्रेस, 2 बार सीपीआई, 1 बार जनता पार्टी और 2 बार इंडिपेंडेंट महाराज कमल सिंह जीते हैं। हाँ, तो इसलिए एक चीज़ तो है, लेकिन ये सारा खेल बिगाड़ दिया है ददन यादव और आनंद मिश्रा ने। आनंद मिश्रा वोट काटेंगे तो मिथिलेश तिवारी का, ददन यादव वोट काटेंगे तो सुधाकर सिंह का यादव वोट। आनंद मिश्रा का जहाँ तक सवाल, ददन यादव तो किसी से इन्फ्लुएंस है नहीं, न तो ददन यादव कोई रोक सकता है, न ददन यादव का कोई मालिक है। लेकिन आनंद मिश्रा वाले केस में आपने देखा होगा कि जिस तरह से आकर के असम से हेमंत बिश्व शर्मा ने, क्योंकि असम कैडर के हैं, जी जी जी, आकर के उन्होंने जिस तरह की बातें कही है और जिस तरह से कहा है कि इसने चीट किया है मुझे, ये बातें निश्चित रूप से माहौल को बदलने में काफी कारगर साबित हुई हैं। अब मायावती का भी दौरा हो रहा है जी, तो इन सारी बातों को लेकर के वहाँ अनिल कुमार भी हैं, अनिल कुमार भी वहाँ ये जो इलाका है आपको सासाराम, काराकाट और बक्सर, ये यूपी से सटा हुआ है जी। अब बीएसपी वहाँ अभी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं जमा खान, वो बीएसपी से ही थे। बाद में उन्होंने अपने आप को मर्ज करवा लिया। जी, जी, तो इसीलिए इसका कुछ इन्फ्लुएंस बीएसपी का भी होगा। लेकिन बीएसपी आखिर किसका वोट काटेगी? आरजेडी का? निश्चित रूप से आरजेडी काटेगी। यहाँ जो भी वोट कट रहा है वो आरजेडी का। आप एक बात समझिए ना कि ब्राह्मण से नाराज है। ब्राह्मणों को ये लगता है जो वहाँ हार जीत में बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं, उनका मानना यह है कि बाहरी को क्यों लाया गया, एकमात्र उनका फैक्टर यही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा कि हमारा जो पब्लिक ओपिनियन हुआ था उसमें लोग सीधे कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी कि सीधी सी बात आप समझ लीजिए, कहीं अगर आपको भले ही राम मंदिर का इन्फ्लुएंस नहीं नजर आ रहा हो, लेकिन बक्सर में आपको सीधे सीधे नजर आ जाएगा। बक्सर में कई महिलाओं ने इस बात को कहा है कि हम तो उन्हीं को लाएंगे ना जो हमारे रामलला को लाए हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके माहौल बदल रहा है। और जब हमारी टीम वहाँ से लौट करके आई तो हमने देखा कई ऐसी रिपोर्ट और कई पब्लिक ओपिनियन में इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा था कि आनंद मिश्रा कोई फैक्टर नहीं है, ददन यादव कोई फैक्टर नहीं है, और यहाँ से बाहरी भीतरी का नहीं, मोदी का फैक्टर है। वो तो पूरे देश में मोदी का फैक्टर है, बिहार में बात है कि यहाँ धीरे धीरे करके माहौल बदल रहा है। ब्राह्मणों में भी अब एक तरह का बात आना शुरू हो चुका है। जैसा कि आप बता रहे थे कि एकमात्र छपरा की घटना से को लेकर के बहुत सारा चीज बदला है, सोच के तरीके बदले हैं, जिस बात को नीतीश नहीं, लेकिन अब लगता है लेकिन लोगों को इस पर अब सोचना छोड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार और चुनाव आयोग अपने स्तर से जितनी कार्रवाई करनी थी कर रही है, बहुत तेजी से त्वरित कार्रवाई। यहाँ तक कि आज ट्रांसपोर्ट 2 सिपाही को निलंबित कर दिया गया, आज छपरा के एसपी को हटा दिया गया। हो सकता है कल कुछ और अधिकारियों पे गाज गिरने की संभावना है, जो मेरी जानकारी है। तो वैसी स्थिति में सरकार कार्रवाई कर रही है। अब काहे के लिए लोग इस चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं अपने मन में, दिल में, तो ये तो अब वो लोग जाने। अब हम लोग बात करते हैं सासाराम सीट की। सासाराम में शिवेश राम और क्या हैं, शिवेश राम वर्सेस वहाँ मनोज कुमार है कांग्रेस से। वहाँ भी बीजेपी का, क्योंकि वो सीट रहा है लगातार से, छेदी पासवान वहाँ रहे हैं। मीरा भी 2009 में जीती थी, मीरा कुमार। वैसी स्थिति में ये सीट जो है ना, मीरा कुमार के छोड़ने से निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस कमजोर हुई है। और मनोज कुमार का इतना बड़ा नाम नहीं है जिसको लेकर के कहा जाए कि कॉन्टेस्ट बहुत बड़ा है। हाँ, एक बात जरूर है कि सासाराम में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार बदला है, तो छेदी पासवान जो है उनको लेकर के बहुत सारी बातें थी और कई लोगों ने सासाराम से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। उस मामले को डाइल्यूट करने के लिए शिवेश राम को यहाँ से दिया गया है, क्योंकि कई लोग चाहते थे कि वहाँ से चुनाव लड़े। कई लोगों ने ज्वाइन किया था पार्टी, उसकी लिस्ट लंबी है। लेकिन अंततः जो यहाँ का वर्तमान परिस्थिति है, हालांकि इसमें राष्ट्रीय जनता दल बड़ा मजबूत नजर आ रही है। 3 सीट पे उसका कब्जा है। इसके अलावे जो है चेनारी में भारतीय जनता पार्टी और चैनपुर में जेडीयू का कब्जा है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आई, एक कांग्रेस भी है करहगर में, तो 4-2 का इसमें आंकड़ा है। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव है और जो आपको नहीं, एक जेडीयू के पास है, एक जेडीयू के पास है, एक बीजेपी के पास है, एक सीट कांग्रेस के पास है करहगर की, और 3 सीटें जो हैं वो आरजेडी के पास है। 6 में से 3 सीटें आरजेडी के पास, एक कांग्रेस के पास। नहीं बाबा, 3 सीट आरजेडी के पास, 2 सीट कांग्रेस के पास है, चैनपुर और करहगर। और चैनपुर जो है, चैनपुर जेडीयू के पास है। ओह अच्छा, चैनपुर जो है वो जेडीयू के पास है और चेनारी बीजेपी के पास है। इसमें से 4 में से 2 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास है और 4 सीटें महागठबंधन के पास है।
तो इसलिए यहाँ भी लगता है, जो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन सासाराम में लगता है जो एनडीए है वो अपर हैंड है जी। और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अगर देखा जाए हाँ, देखा है। अंतिम सीट बात करते हैं जहानाबाद, ये भी सीट नीतीश कुमार लड़ते हैं। जी नीतीश कुमार इस सीट पे एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। उनके जितने भी कहें जो सिपा सलाहकार हैं, जितने भी उनके ब्रिगेड के लोग हैं, वो वही कैंप कर रहे हैं। विजय चौधरी हों, अशोक चौधरी हों, इवन भोला जी भी पहुंच गए हैं जी, विदेश में अपना काम छोड़ करके आए हैं। और वो यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जो ठीक है, जो वर्तमान सांसद से जो भी गलती हुई है उसके लिए वो माफ़ी मांगने को तैयार है। लेकिन अभी आप ऊपर देखिए, नीतीश जी को देखिए, नीतीश जी ने विकास किया है। उन्होंने भी अपनी बात कही है, उन्होंने भी कहा है जो हमने कई सारी योजनाएं, कई सारे लोगों को रोजगार दिया। लेकिन अब देखते हैं जहानाबाद में किसका सिक्का चलता है। आपके साथ अगर जमीन पर देखें हम तो यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल मजबूत नजर आ रही है, यानी इंडिया गठबंधन मजबूत आ रहा है। अगर विधानसभा क्षेत्र वाइज भी देखें तो आरजेडी के पास 4 सीटें हैं, सीपीआईएमएल के पास 2 सीटें हैं। यहाँ एकदम एनडीए के पास कोई सीट नहीं है। एक बात तो सबसे बढ़िया ये है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ से सुरेंद्र यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी आपने देखा 1751 वोटों से हार जीत हुई। दूसरा सबसे चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी को लेकर के वहाँ लोगों के मन में बहुत तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन जो आपने कहा कि धीरे धीरे करके, चाहे वो भोला शर्मा हो या अन्य लोग हों जो लगातार वहाँ कैंप कर रहे हैं, हमारी टीम कल ही 2 दिन पहले घूम करके आई है वहाँ से, और लगातार हम उस पर नज़र बनाए भी हुए हैं। कहीं ना कहीं एक अंतिम जो आपने बात कही है कि जो वहाँ अपील किया जा रहा है आम जनता से कि ऊपर देखिए, नीचे देखने की जरूरत नहीं है। और भोला शर्मा ने ये बात कहा है कि चुनाव खत्म होने दीजिए, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चुनाव खत्म होने के बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ नजर आएंगी। पहले से भी हम करते आ रहे हैं और जो आपकी डिमांड है, जो ग्रीवांसेस है, उसको पूरा भी करेंगे। तो इसके असर धीरे धीरे वोटिंग के दिन तक देखने को मिल सकते हैं। देखिए बाबा, जो रिकॉर्ड, जो ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग को दिख रहा है उसके हिसाब से 99 से इस सीट पर एक तरह का है जो जेडीयू, आरएलएसपी, समता पार्टी, वैसे पार्टी का कब्जा रहा। मतलब यहाँ तक कि 2019 में जेडीयू, 2014 में अरुण कुमार जीते थे आरएलएसपी से, फिर उसके 2009 में जगदीश शर्मा जीते, जगदीश शर्मा भी सुरेंद्र यादव को हराए। फिर उसके बाद 1999 में जेडीयू के अरुण कुमार जीते थे, आरजेडी को हराया था। 2 बार अरुण कुमार जीते हैं, 1 बार सुरेंद्र यादव जीते हैं, और 6 बार यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी जीती है, जिसमें से 4 बार रामाश्रय यादव यहाँ से चुनाव जीते हैं। कम्युनिस्ट का ये भी गढ़ माना जाता था, ये भी लाल सलाम की धरती होती थी, आपको पता ही होगा। इन सारी चीजों को लेकर के जेल ब्रेक भी वहीं हुआ था, जेल ब्रेक कांड अजय कानू को छुड़ाने के लिए लोग आए थे। बिल्कुल। तो एक बात तो यहाँ निश्चित है कि जहानाबाद में भी 2 ही एंगल पे वोटिंग हो रहा है। एक जो इंडिया गठबंधन है, नौकरी देगी कि नहीं देगी, यहाँ नौकरी कोई मुद्दा नहीं रह गया है। यहाँ मुद्दा है अगड़ा बनाम पिछड़ा, और इसमें जो अति पिछड़ा समाज है उसका साथ अगर मिलता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बार फिर से मामला। लेकिन अभी आप एक ही बताया, जो 2 बार अरुण कुमार जीते, अरुण कुमार को इस बार कहीं से टिकट नहीं मिला, तब जाके वो हाथी पे बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब लेकिन हाथी पे बैठ तो गए हैं, लेकिन उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे? हाथी पे बैठना बड़ा आसान है, महावत बैठा देता है। अरुण कुमार विश्वस्त नहीं रहे। 2014 में जो चुनाव जीत करके आए, आरएलएसपी से चुनाव जीते और आरएलएसपी से ही उनको विद्रोह हो गया। आपको याद होगा कि आरएलएसपी से 3 सांसद जीत करके आए थे और तीनों 3 खेमे में थे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ट्रस्टेबल नहीं थे। जहां अभी वर्तमान में थे लोक जनशक्ति पार्टी में, वहां भी आपको बता दें कि ये पहले से तय था कि जहानाबाद सीट अगर बीजेपी को मिलता भी है तो अरुण कुमार को नहीं मिलेगा, ये क्लियर था। हम लोग भी चर्चा कर रहे थे महाभारत 2024 में 7वें फेज के चरण का, 7वें फेज में जो मतदान होना है उन सीटों पे हम बात कर रहे थे। ये वोटिंग होना है 1 तारीख को और 4 तारीख को परिणाम आना है। अब लगभग कहें जो एकदम अंतिम दौर में है चुनाव। 4 तारीख के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, जो किसकी सरकार बन रही है, कौन 400 पार जा रहा है, कौन 200 के नीचे रह रहा है, कौन 300 के पास पहुंच रहा है। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे बिहार की 8 सीटों पर, जिस पर 1 तारीख को वोटिंग होनी है अभी। और हम लगातार ये 30 तारीख तक लगातार ये कंटिन्यू आपके पास इन तरह की खबरों के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लेकिन हाँ, अपना कमेंट देना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।